हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कुछ ही देर में महाराष्ट्र, मुंबई और दिल्ली में कोरोना के नए आंकड़े आने वाले हैं और यकीन मानिए आज के आंकड़े बहुत ही डराएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे 15 रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों में इसी स्टोरी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैमरे में जो तस्वीरें कैद की हैं वो आंकड़ों से भी ज़्यादा डराने वाली हैं। अस्पताल के अंदर से, शमशान के अंदर से, कब्रिस्तान के अंदर से जो खबरें आई उससे आपको वाकई डरना चाहिए। 10 शहरों की ये तस्वीरें देखिए। कोरोना की दूसरी लहर में सिस्टम क्रैश होने लगा है। सेकेंड वेव में कोरोना वायरस फर्स्ट वेव से बहुत ज्यादा डेंजरस होकर आया है। महीनों बाद लाशें दोबारा दिखने लगी हैं। महाराष्ट्र के बीड में एक ही चिता पर कई शव जलाए जा रहे हैं। यहाँ न परिवार वाले हैं, ना ही नाते रिश्तेदार चिता को आग देने के लिए मौजूद हैं। एम्बुलेंस से अस्पताल के कर्मचारी शवों को एक एक करके निकालते हैं, उनको एक ही बड़ी चिता पर कतार से सजाते हैं और फिर चिता जला दी जाती है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये तस्वीरें आपको डरा सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अब तक आपने सिर्फ सुना होगा कि महाराष्ट्र में कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन ये मौत कितनी भयानक है ये पहली बार पता चल रहा है। बीड के अस्पताल में एक ही दिन 8 बुजुर्गों की मौत हो गई। ऑक्सीजन लेवल कम होने से उनको बचाया नहीं जा सका। मौत के बाद 8 शवों को इस तरह एक ही चिता पर जला दिया गया। महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद की हालत बीड से जरा भी अलग नहीं है। जैसे जैसे कोरोना घातक हो रहा है, अस्पतालों से लाशें ज्यादा निकल रही हैं और शमशान में दाह संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। औरंगाबाद के इस शमशान घाट के शेड के नीचे 3 शवों का ही अंतिम संस्कार हो सकता है, लेकिन यहाँ एक साथ 9 शव आ गए तो पीपी किट वाले एम्बुलेंस कर्मचारियों ने शेड के बाहर ही चिताएं जला दी। औरंगाबाद में कोरोना से होने वाली मौतें हर गुजरते दिन के साथ रफ्तार पकड़ रही हैं। मार्च में यहाँ कोरोना से 435 मौत हुई, जबकि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच ही 203 लोग कोरोना के शिकार बन गए। येतो ते 4 ते 5, आता येवलेले दिवसभर 10 आणि रात्री 4, 5, 6 असं सगळे धरून ही सोवलेलेच रोजचंच आहे। आणि त्याच्यात वरती जागा नसल्यामुळं खाली आम्ही अंत्यविधी करू लागलो। किलर वायरस शहर शहर मौत बांट रहा है। बेहद डरावने वीडियो सामने आ रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना को हल्के में बिल्कुल मत ले। महाराष्ट्र के ही अहमदनगर के अक्षरधाम शमशान घाट पर एक साथ जल रही चिताओं पर गौर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अहमदनगर के शमशान घाट पर एक साथ इतने शव आ रहे हैं कि यहाँ की इलेक्ट्रिक मशीनें कम पड़ रही हैं। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक शवदाह घरों में ही कोरोना पॉजिटिव शवों का अंतिम संस्कार हो सकता है, लेकिन शमशान के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लंबी होने लगी तो मजबूरी में लकड़ी की चिता जलानी पड़ रही है। 24 घंटे में अहमदनगर में 42 लोगों की मौत हुई। हालत यह है कि शवों को लपेटने के लिए बॉडी बैग्स भी नहीं मिल रहे, इसलिए उन्हें मामूली प्लास्टिक की थैलियों में भरकर लाया जा रहा है। इसी से समझिए कि हालात कितने भयानक हैं। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों से हर रोज कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में होने वाली मौत का करीब आधा हिस्सा महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दूसरे राज्यों में हालात बहुत अच्छे हैं। ये गुजरात का सूरत है, जहां शमशान घाट पर शवों की कतार लगी। कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार करने के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। अपने नाते रिश्तेदारों का शव लेकर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सोचिए, पहले कोरोना से दर्दनाक मौत, फिर अंतिम संस्कार के लिए घर वालों को लाइन में लगने की मजबूरी। पहले हमारे यहाँ
60 बॉडी तक है, मैक्सिमम 60 बॉडी तक हम गए थे। आज अभी 83 बॉडी तक तो पहुंच गए। पर डे 83 बॉडी आती है, मतलब पहले से 20 बॉडी ज़्यादा हो गई। 24 घंटे चालू है, 24 घंटे। और हम टोकन देते हैं, वेटिंग लिस्ट रखते हैं, तो टोकन के हिसाब से सबको लेते हैं। वेटिंग लिस्ट तो 25-30 भी हो जाता है, जैसे जगह पड़ती है वैसे रखते जाते हैं, मगर बॉडी ले लेते हैं। जितनी भी आती है रात दिन करके उसका निकाल करते हैं। उमरा शमशान घाट के प्रमुख हरीश उमरीगर ने जो बताया, उसके मुताबिक उनके शमशान में हर रोज पहले से 20 शव ज्यादा आ रहे हैं। ये कोरोना पॉजिटिव लोगों के शव हैं जिनका अंतिम संस्कार गैस चेंबर में ही हो सकता है। 4 गैस चेंबर में लगातार 24 घंटे शव जलाए जा रहे हैं, फिर भी कतार खत्म ही नहीं होती। कोरोना को हल्के में लेने की गलती का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसकी कुछ तस्वीरें लखनऊ से भी आई। ओल्ड लखनऊ के गुलाला शमशान घाट के आगे जितनी लंबी एम्बुलेंस की कतार है, उससे ज्यादा लंबी कतार यहां आए लोगों की लगी है। यकीन करना मुश्किल है कि शमशान घाट में एक साथ इतने लोग मौजूद हो सकते हैं, जबकि लखनऊ में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो रहा है। गुलाला शमशान घाट पर लखनऊ के कोरोना अस्पतालों से रोजाना कम से कम 20 लाशें आ रही हैं। सबको टोकन से नंबर दिया जाता है। विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कराने में 10 से 11 घंटे की वेटिंग चल रही है। इस समय हम लखनऊ के गुलाला घाट जहां पर मौजूद हैं, ये बैकुंठ धाम है। और बैकुंठ धाम में यहाँ पर जो एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, जितनी संख्या में यहाँ पे शव वाहन खड़े हैं, उनको देख करके आसानी से अंदाज़ा लगाया सकता है कि इस समय कोविड की वजह से मृत्यु दर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है लखनऊ में ख़ास तौर पे। और ये विद्युत शवगृह है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कोविड के जरिए बॉडीज आती हैं, प्रोटोकॉल ये कहता है कि उनका इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के ज़रिए अंतिम संस्कार होगा। और ये एम्बुलेंसेस जहाँ पे खड़ी हैं, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितना ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, कितना ज़्यादा परेशानी हो रही है, मृत्यु दर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए वेटिंग की, तो 10 से 11 घंटे की वेटिंग चल रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो लोग अपने को खो चुके हैं, उनके लिए परेशानी अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। घंटों घंटों लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं अपनों के अंतिम संस्कार के इंतज़ार में। उन्हीं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उनकी परेशानी कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। आप कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं? 1 घंटा हो गया। कितनी वेटिंग बताई जा रही है आप लोगों को? 14 घंटे। मतलब 10-11 घंटे वेट करना पड़ेगा। और आपको उम्मीद है कि अगले 10 से 11 घंटे में अंतिम संस्कार हो जाएगा? जैसे बता रहे हैं लोग 10 घंटे लगेंगे, हो सकता है। आप बताइए कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर सर? यहाँ से मेरे 1.5-2 घंटे होने जा रहा है। क्या नंबर आपको मिला है वेटिंग? 7 नंबर। कितनी उम्मीद जताई जा रही है, कितनी देर में आपका नंबर आएगा? कह तो रहे हैं जितनी जल्द से जल्द करा देंगे, आश्वासन दे रहे हैं, बाकी तो इनके ऊपर है। समय लग रहा है, हर जगह भीड़ बहुत ज़्यादा है। सही बात है। नंबर भाई साहब भैंसाकुंड में बताया गया है, भैंसाकुंड में 55वां नंबर बताया गया है। यहाँ पे हम लोग सुबह से आए हुए हैं, तब 6ठा नंबर है। अभी भी चौथा चल रहा है। अभी भी चौथा चल रहा है। आप अपनी बॉडी लिए। कौन सा नंबर? जो परेशानी है लोगों की, जो दिक्कत है लोगों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हो रही है, उनकी 10 से 11 घंटे की वेटिंग लग रही है शवगृह पर, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। आप यहाँ पर बैठते हैं, कितनी बॉडीज आपके पास आ रही हैं हर रोज? रोज किसी दिन कल जैसे हमने क्रिमिनेशन किया, रात भर क्रिमिनेशन की करवाया, दिन भर क्रिमिनेशन करवाया, 21-22 बॉडी थी। और कितनी देर की वेटिंग आपके पास चल रही है? हमारे पास इस वक्त तो लगभग 5वीं बॉडी लगने जा रही है और 10 की वेटिंग चल रही है। कोरोना से मौत होने पर अंतिम संस्कार में सिर्फ देरी की समस्या नहीं है, अंतिम संस्कार के प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी है। लखनऊ के गुलाला शमशान घाट पर पीपीई किट पहने अस्पताल के कर्मचारी ही अंतिम संस्कार कराते हैं। बीच बीच में वो बॉडी को और खुद को भी सैनिटाइज कराते रहते हैं ताकि संक्रमण का खतरा ना हो। लखनऊ के एक और शमशान घाट बैकुंठ धाम की हालत भी गुलाला घाट जैसी ही है। लखनऊ के बाद अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर भास्कर मिश्रा दिल्ली में आईटीओ के पास जदीद कब्रिस्तान गए तो पता चला कि वहां इतनी लाशें आ रही हैं कि दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है।
अगर कोरोना से आपको अभी भी डर नहीं लग रहा है तो मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त दिल्ली के आईटीओ में बना जदीद कब्रिस्तान में हूं और यहां पे ये देख सकते हैं 900 से अधिक डेड बॉडी जो कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई है कोविड प्रोटोकॉल से यहां पे दफनाई जा चुकी है। और अब एक बार जैसे ही कोरोना की रफ्तार बढ़ी है एक बार फिर से जो डेड बॉडीज है उनका सिलसिला जो है यहाँ पे बढ़ गया है। पहले ये होता था कि महीने में 2-3 ऐसी डेड बॉडी आती थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह से इसकी रफ्तार बढ़ गई है और हालत ये है कि बहुत कम जगह बचा हुआ है। जो जगह अलॉट की गई थी उसमें से सिर्फ ये हिस्सा आप देख सकते हैं, ये कुछ हिस्सा ऐसा है जो बचा हुआ है, जो खाली है। समीम, ये बताइए कि कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से कितने लोगों को दफनाते हैं आजकल, कितनी डेड बॉडी आती है यहाँ पे? ऐसा पहले तो अभी बीच में तो बंद हो गया था, लेकिन अभी एक हफ्ते से डेली हमारे यहाँ 4 से 5 डेड बॉडियाँ आना शुरू हो गई हैं दोबारा से। अच्छा जी। अच्छा, इस एक सप्ताह से पहले का क्या हाल था? उससे एक हफ्ता पहले तो ये था कि 10 दिन में, 15 दिन में, मतलब 55 दिनों के अंदर कुल 5 बॉडी आई थी मेरे पास। अच्छा, लेकिन इस एक हफ्ते के अंदर अब तक 20 हो चुकी हैं। जदीद कब्रिस्तान में पिछले एक सप्ताह से रोजाना 5 से 6 बॉडी कोरोना प्रोटोकॉल से दफनाई जा रही हैं, जबकि इससे पहले 55 दिनों में सिर्फ 11 बॉडीज दफनाई गई थी। कोरोना की पहली लहर को मिला दें तो यहां अब तक 900 से अधिक बॉडीज दफनाई जा चुकी हैं। हालत यह है कि जदीद कब्रिस्तान में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जितनी जमीन अलॉट की गई थी वो अब लगभग पूरी भर गई है। अब यहां सिर्फ 60 बॉडी और दफनाई जा सकती है। शमशान घाट पर लोड, कब्रिस्तान पर लोड, अस्पतालों पर लोड, वेंटिलेटर जैसी मशीनों पर लोड। कोरोना की सेकेंड वेव ने पूरे सिस्टम पर लोड बढ़ा दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा लोड है मरीजों पर और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों पर। एक्टिव केस 10 लाख से ऊपर, मॉर्टिलिटी 1,68,000 से ज्यादा और रिकवरी रेट 51.2% से नीचे। हिंदुस्तान में कोरोना की करंट सिचुएशन को सिर्फ आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। कोरोना की कुछ ताजा हेडलाइंस देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस बार वायरस की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। दिल्ली के एम्स में 20 डॉक्टरों समेत 35 स्टाफ को हुआ कोरोना। एम्स के 2 फैकल्टी मेंबर और एमबीबीएस के 6 छात्रों को हुआ संक्रमण। दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना के चपेट में। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल के 17 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए और लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में 12 अप्रैल से ओपीडी सेवा बंद। डॉक्टरों का कोरोना संक्रमित हो जाना बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टरों के बीमार पड़ने का मतलब है वायरस से भारत की लड़ाई कमजोर पड़ जाना। 14 या 20 दिनों के लिए डॉक्टरों के हेल्थ सिस्टम से बाहर होने का लोड दूसरे डॉक्टरों पर पड़ेगा। मशीनें ऑलरेडी लोडेड हैं, इससे रिस्क बढ़ा है, जिसका एंड रिजल्ट शमशानों और कब्रिस्तानों में दिखने लगा। अब आपको एक बार फिर महाराष्ट्र ले चलते हैं, जहां आज सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम रियलिटी चेक के लिए मुंबई पहुंची। आज ही वैक्सीन की कमी के कारण शहर के 73 वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े, जिनमें मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर बीकेसी भी शामिल है। वैक्सीन सेकंड डोज लगाने के लिए आया है। क्या बोल रहे हैं ये लोग अभी? बड़े बोलते वैक्सीन खत्म हो गया बोल के। आप लोगों को बुलाया गया था यहाँ पर? नहीं, मेरा डेट था आज, इसके लिए आया। पहले से बता। सर, आप भी वैक्सीन लगवाने आए? हाँ, लगवाने आए। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं नहीं है, जाओ आज वापस 2 दिन बाद आना। मैं दादर से आया हूँ और मेरा आज का रजिस्ट्रेशन था, मैंने 10 दिन पहले बुक किया था। अच्छा। लेकिन इनका फोन वगैरह कुछ आया नहीं एक दिन पहले, जो जनरली मैंने सुना था कि आता है करके। तो मैं बोला जाके देख के एक बार ले लेते हैं, लेकिन साहब ने बताया ये बंदे ने कि अभी वैक्सीन ख़त्म हो गई है। बोले ख़त्म हो गया, जाओ घर पे। अच्छा, दोनों मेरी बेटी हैं। अच्छा, तो वापस बोले कब आना है? कतन को कोई टाइम नहीं है। अच्छा, जब कहाँ से आए आप लोग? नारा सुपारा। कैसे आए आप? पैदल रिक्शे से आए हैं, और कैसे आएंगे? अच्छा, का नाम क्या है? हमीदा पटेल। मिसेस पटेल जो हैं वो 66 साल की है। उनको आज सुबह कहा गया कि आप वापस आइए वैक्सीन लगवाने, लेकिन नहीं बताया गया कि वैक्सीन खत्म हो। नहीं बताया, नहीं। दूर से आप लोगों को इतने दूर से, और 50 रुपया बोलेंगे मेरे लिए खर्चा है, मेरा 50 रुपये का मेरे भाजी पाला आ जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना की सेकेंड वेव में हेल्थ सिस्टम पर लोड बढ़ा है
वैक्सीन की डिमांड जितनी हो रही है उतनी सप्लाई करने में दिन रात प्रोडक्शन चल रहा है। आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की दिक्कत है। इस लोड को कम करना हमारे अपने हाथ में है। दवाई तो है लेकिन कड़ाई भी जरूरी है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोरोना पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 24वीं बैठक ली। सरकार का जोर टेस्ट, ट्रैक, आइसोलेट और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी पर है। इसे कामयाब बनाना अब लोगों के हाथ में है। बंगाल में कल चुनाव है, लेकिन आज ग्राउंड जीरो पर जबरदस्त तनाव है। दीदी के घर में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हो जाता है और जमकर पत्थर बरसते हैं। चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि मेरा मर्डर करने का प्लान है। होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं बंगाल के पत्थरबाजों को दीदी का फुल सपोर्ट है। राउंड 4 की वोटिंग से ठीक पहले सिचुएशन बहुत टेंस है। इंडिया टीवी की टीम ने दीदी की सल्तनत कहे जाने वाले भवानीपुर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। इसमें एक्शन भी है, इमोशन भी और डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से वोटर का रिएक्शन भी। किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा। भवानीपुर से दीदी का मोह क्या भंग हुआ? टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर ईंट और पत्थर की बरसात कर दी। शुक्रवार दोपहर की इन तस्वीरों का सच गुरुवार रात के अंधेरे में छिपा है। दीदी के किले यानी भवानीपुर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, पिछले 24 घंटे में जबरदस्त एक्शन हुआ। सड़क के इस पार बीजेपी वाले थे, सड़क के उस पार दीदी के पॉलिटिकल गुंडे और बीच में पुलिस तमाशबीन बनी खड़ी थी। पहले आप बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिए, एक एक पत्थर को गिनिए। बंगाल चुनाव के शुरुआती 3 राउंड्स में हिंसा की खबरें ग्रामीण इलाकों से आ रही थी, मगर अब पत्थरबाजों का टोला शहरों में एक्टिव हो गया। इसका ट्रेलर गुरुवार रात भवानीपुर में रिलीज हुआ। बीजेपी का आरोप है कि चुनावी कैंपेन के दौरान पुलिस थाने के सामने पत्थर बरसते रहे और कोलकाता पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बाद में थाने के भीतर बीजेपी शिकायत दर्ज कराने पहुंची और थाने के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता शोर शराबा करते रहे। तोड़फोड़ की गई थी, पिस्तौलों के दम पर निकाल करके उनके बलात्कार किए जाने की धमकियां दी गई थी, छोटी बच्चियों पर एसिड डालने की धमकी दी गई थी। उसका एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब कार्यकर्ता निकले तो उनके ऊपर हमला किया गया, पुलिस की मौजूदगी में उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। थाने जब पहुंचे तो थाना एफआईआर लिखने को राजी नहीं था, तो हम लोग वहां पहुंचे और उस समय जब एफआईआर लिखाने के लिए वहां पहुंचे थे, ये कार्रवाई चल रही थी। उस समय पुलिस की मौजूदगी में थाने को घेर करके थाने पर हमला किया गया, हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया। ये अटैक सिर्फ मेरे ऊपर नहीं हुआ कि सब्जी बागान बस्ती जो बॉबी हकीम जी का ऐसे जो इलाका है, पहले बॉबी हकीम जी का प्रोफेशन क्या था, वो क्या करते थे, पूरा चेतलावासी को मालूम है। और आप
मैं ये कह सकता हूँ कि चितला में वो राज करते हैं, और वो राज सच्चाई का राज नहीं है, गुंडागर्दी का राज है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने उन चश्मदीदों को भी ढूंढ निकाला जिन्होंने गुरुवार रात की हिंसा को अपनी आंखों से देखा। यह हमला क्यों और कैसे हुआ, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आई विटनेस खुद बता रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोग टीएमसी का लड़का लोग जमात किया था, ठीक है, वहाँ पे ईटा का बारिश हो रहा था, वही से ही छोड़ा है। तो हाथ तोड़ दिया उन्होंने? हाँ। किस लिए तोड़ा? इसका घर में जाके तोड़फोड़ किया था, ठीक है, उसके लिए जमात हुआ था हम लोग वहाँ पे, और उसी समय टीएमसी का लड़का लोग आके हम लोग का हाथ में सब पत्थर दे के मारा है। कब की घटना है? कल रात को। अच्छा, तो आप लोगों ने FIR दर्ज कराई? हाँ, कराई है। आपके घर में आए थे टीएमसी के लोग, क्यों आए थे? घर पे नहीं गया था, हमको भगाया था। हाँ, क्यों हमको भगाया था? हम लोग सुबह रुद्रनीला को पोचर किया था, रुद्रनीला को लगे पोचर किया था, तो क्या पता वो लोग क्या हुआ, मेरे पे गुस्सा था, तो हमको देख के बोला भागना मत। हम दो लोग को देख के भाग गया। फिर भागने के बाद बहुत देर बाद हम जब आया तो हम लोग का पाड़ा में जाके बहुत कुछ गाली गलौज दिया, टीएमसी का लड़का लोग दे के चला गया। फिर हम लोग को बीजेपी का सारे कार्यकर्ता आया, हम लोग जब थाने पे जा रहे थे, रुद्रनीला अर्चना जी सब था, जब हम लोग देशर खबर बॉबी हकीम का घर क्रॉस कर रहा था देशर खबर मोड़ पे, तो टीएमसी का लड़का लोग 250-300 लोग ईट, इतना बड़ा बड़ा ईट बोतल लेके हम लोग के ऊपर फेंक रहा था। तब भाई का चोट लग गया, रुद्रनीला को चोट लग गया, हम लोग का 7-8 लोग घायल हुए हैं। दीदी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के वर्कर्स को जो सियासी चोट पहुंचाई, उस पर मरहम लगाने के लिए अमित शाह भी शुक्रवार को भवानीपुर पहुंचे। डोर टू डोर कैंपेन से ठीक पहले घायलों का हालचाल पूछा और दीदी पर डायरेक्ट अटैक किया। ये क्या कहना चाहती है? लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है। हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में ही हमला हुआ। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तब उन पर हमला हुआ, और इस हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता की खंडन की टिप्पणी नहीं है। ये लोग मुख इशारा कर रहे हैं, मौन इशारा कर रहे हैं कि आप करिए। बीजेपी के आरोपों के बाद दीदी भी कहां पीछे रहने वाली थी। बंगाल में चल रही टीएमसी की पॉलिटिकल हिंसा वाली स्क्रिप्ट का नैरेटिव बदलते हुए ममता बनर्जी ने एक नई बात कही। शुक्रवार को पूर्व बर्धमान की चुनावी सभा में वोटर्स के बीच अपनी मर्डर वाली थ्योरी का जिक्र करके सेंटिमेंटल कार्ड खेलने की कोशिश की। আজকে দাঙ্গা বাজরা বিহার থেকে গুন্ডা এনে উত্তরপ্রদেশ থেকে রেলে করে গুন্ডা নিয়েছে। আর অমিত শাহ কত টাকা আপনার আছে? ভাবছেন চিরদিন এইভাবে চলে যাবে? কোটি কোটি টাকা বিলোচ্ছেন, আর কারো 500 টাকা থাকলে এজেন্সি বিলিয়ে দিচ্ছেন, এজেন্সি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আপনাদের এত টাকা এলো কোত্থেকে? এত টাকা এলো কোত্থেকে? একটা মিটিংয়ে কত টাকা নেন? আমি এসব কথা বলার পরে আমি জানি আপনারা আমাকে খুন করবার প্ল্যান করবেন। আমার পাটা চোট করে দিয়েছেন, এবার খুন করার প্ল্যান করবেন। আমার যায় আসে না, আমি যতদিন বাঁচবো আমি বাঘের বাচ্চার মতো লড়বো। दीदी के इस डायलॉग पर तालियां भी खूब बजी और सीटियों की आवाज भी सुनाई दी। मगर दीदी ने चुनाव लड़ने के लिए जिस भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम की सीट चुनी, उस भवानीपुर में इस वक्त पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है, वोटर्स का मूड क्या है? अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन करके दीदी की सल्तनत में कैसे सेंध लगाई है? भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी पहले चुनाव लड़ती थी, वहां पर अमित शाह आए। आप देखिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि इस बार ममता बनर्जी इस इलाके से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन ये ममता का पहले कभी गढ़ कहा जाता था। लेकिन अब अमित शाह खुद यहां पर आए हैं और आप देखिए यहां डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अमित शाह अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं भवानीपुर में। देखिए अलग अलग जगह जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। भवानीपुर जहां कांटे की टक्कर मानी जा रही है, बंगाली फिल्म कलाकार बीजेपी से कैंडिडेट रुद्रनील घोष है और उनके सामने टीएमसी की तरफ से शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जो कि बहुत ही सीनियर लीडर और ममता बनर्जी के बेहद खास और पश्चिम बंगाल सरकार में सीनियर मंत्री भी हैं। यहां से किस्मत
आजमा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये ममता बनर्जी की पुरानी चुनावी सीट थी जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती थी। इस बार यहां की हवा ममता बनर्जी को अपने मुताबिक नहीं लगी, लिहाजा ममता बनर्जी नंदीग्राम चली गई और इस सीट पर ममता बनर्जी अभी भी विश्वास करती है कि भवानीपुर पूरी तरीके से वो जीत लेंगी। इसी वजह से अमित शाह देखिए यहां पर आए हुए हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम का उद्घोष लग रहा है और लोगों से हाथ जोड़कर वोट देने की अमित शाह अपील कर रहे हैं। भवानीपुर से दीदी की ममता जुड़ी है। ये वही जगह है जहां से दीदी की स्ट्रीट फाइटर वाली छवि निखरी। मगर दीदी को इस बार के चुनाव में पॉलिटिक्स का अर्थमेटिक और भावनाओं की केमिस्ट्री का साथ मिलता नहीं दिखाई दिया। देश की सियासी फलक पर पहली बार ममता बनर्जी को राजनीतिक प्रसिद्धि भवानीपुर से ही मिली थी। 30 साल पहले 16 अगस्त 1990 को कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी पर राजनीतिक हमला हुआ और वो खून से लथपथ हो गई और उसके बाद राजनीति का सफर ऐसा शुरू हुआ कि भवानीपुर से ही जीतकर सूबे की मुखिया बन गई और उसके बाद पश्चिम बंगाल पर टीएमसी का राज हो गया। भवानीपुर विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल के कोलकाता दक्षिण जिले में आती है। पिछले 2 चुनावों से यहां टीएमसी का कब्जा है। पिछले 10 साल के 4 अहम चुनावों पर नजर डालने पर पता चलता है कि भवानीपुर ने कैसे धीरे धीरे दीदी को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। 2011 में दीदी बंगाल में आई तो 2014 में नरेंद्र मोदी केंद्र में आए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भवानीपुर क्षेत्र में अपनी स्थिति सुधार ली। जिस बीजेपी को 2011 के विधानसभा चुनाव में मात्र 5078 वोट मिले थे, उसी बीजेपी को 2014 में अब की बार मोदी सरकार के नारे के बीच भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 47,000 से ज्यादा वोट मिले। 2011 से 2014 के बीच भवानीपुर में बीजेपी ने न सिर्फ अपना आधार बढ़ाया बल्कि टीएमसी से ज्यादा वोट भी हासिल किया। ममता बनर्जी 2011 का चुनाव 54,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी, लेकिन 2016 में उनकी जीत का मार्जिन घटकर 25,000 रह गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण कोलकाता सीट से टीएमसी की माला रॉय खड़ी हुई। उन्हें चुनौती दे रहे थे बीजेपी के चंद्र कुमार बोस। यहां भी भवानीपुर विधानसभा सीट क्षेत्र में टीएमसी सिर्फ 3,168 वोट से ही लीड ले सकी। टीएमसी ने यहां से चुनाव भले ही जीता, लेकिन ममता के गढ़ में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता रहा और इसी ने दीदी को 2021 की टेंशन दे दी। इस बार क्या लग रहा है, यहाँ से तो दीदी हमेशा चुनाव लड़ती आई हैं, अब तो दीदी नहीं है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या फिर दोबारा से दीदी पर ही विश्वास है? नहीं सर, परिवर्तन होगा सर। क्यों परिवर्तन ही? हम लोग चाहे परिवर्तन है, प्रत्येक 5 साल बाद एक करो किसी को आना चाहिए सर। इससे 2 बार तो ममता बनर्जी यहाँ हो गया, इस बार हमको सर मोदी को चाहिए सर। ममता बनर्जी क्या डर गई इस बार? उनको लग गया कि यहाँ का मूड भांप लिया क्या उन्होंने? डर तो 100% गई है, 100% दीदी डर गई है। दीदी को पहले ही लग गया था कि यहाँ उनके समीकरण उनका सेट नहीं हो रहा है। नहीं, उसीलिए यहाँ से चलेंगे नंदीग्राम में। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 90,000 बंगाली मतदाता और 50,000 गैर बंगाली मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 45,000 है। बताया जाता है कि यहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक साबित होते रहे हैं। भवानीपुर सीट पर गैर बंगाली वोटरों के अलावा गुजराती और मारवाड़ी समुदाय के मतदाताओं की तादाद भी अच्छी है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने दीदी के डर को समझने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर मौजूद पब्लिक को पकड़ा, एक रियलिटी चेक किया और यकीन मानिए रिएक्शन दीदी के लिए बेहद शॉकिंग है। यहाँ के वोटर के मन में क्या है, उनसे हम बात करते हैं। दादा क्या लग रहा है, अमित शाह भी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से तो ममता बनर्जी पहले चुनाव लड़ती थी, क्या परिवर्तन होगा? जरूर परिवर्तन होगा। अच्छा, हम लोग 100% कॉन्फिडेंस है अब की बार 200 के पार। अब की बार 200 के पार। यहाँ तो ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव लड़ती थी, क्या डर के मारे यहाँ से इस बार ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ रही है? क्या लग रहा है, अमित शाह भी आए हुए हैं? ऐसा बात कुछ नहीं है, वो जहाँ चॉइस किए वहीं पर तो लड़ रहा है। इन लोगों ने तो हमेशा ममता बनर्जी को यहाँ से जिताया है। जीता है, लेकिन बात जो है काम कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इंडिया का काम चुनावी माहौल है।
देखिए किसको देंगे। क्या लग रहा था, क्या माहौल है? कोई माल नहीं, केंद्र एवं राज्य एक साथ काम करना चाहता है। बंगाल का मूड ऐसा ही है, केंद्र राज्य एक साथ काम करे। केंद्र राज्य एक साथ काम करे। हर टाइम देखा है केंद्र देता नहीं है, केंद्र देता नहीं है, केंद्र देता है। CPM माहौल से अभी तक ऐसा ही सोचा है। भवानीपुर में क्या बदलाव होगा या दीदी की परंपरागत जो सीट है वो दोबारा जीत जाएंगे शोभन? बिल्कुल, अभी इस बार लगता है बिल्कुल तौर पे बीजेपी आ जाएगी, 200 से ऊपर सीट लेकर के सरकार बनाएगी। हम लोग का तरक्की भी होगा। हम लोग चाहते हैं कि डबल इंजन का हम लोग का सरकार चले। इतना दिन से हम लोग देखते आए हुए कि मतलब सत्ता में कोई दूसरा पार्टी रहता है, यहाँ बंगाल में कोई दूसरा और मतलब ममता दीदी ने कुछ किया है भवानीपुर में? उतना तो कुछ किया नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ममता दीदी ने क्या किया है? ममता जी घंटा किया है, घंटा। नहीं, महिलाओं के लिए हम लोग जरूर बीजेपी को वोट देंगे। बस बीजेपी को वोट देंगे एकदम जरूर। जे करबे ताके देबो, जे करबे ताके देबो। ठीक है, तो यहाँ से चुनाव जीतती रही है दीदी की हलो दरकार এখন যে আসছে তাকে দেবো। अच्छा, तो यहाँ इस बार परिवर्तन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। बीजेपी। पहले हम लोग CPM को देखा, तृणमूल का हम कोई दिन वोट नहीं। क्यों? हम लोग को अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, तो इस बार लग रहा है आपको परिवर्तन होगा? हाँ, ठीक है। हो गया, होने का बात नहीं, हो गया। अच्छा, आप बताइए दीदी या दादा? मोदी जी को। अच्छा, क्यों? यहाँ से तो दीदी जीतती आई है पहले। दीदी जीतते आई है तो क्या अभी तो मोदी जी ही काम कर रहा है ना। भवानीपुर में पब्लिक के रिएक्शन से दीदी के खिलाफ गुस्सा साफ है। इनके दिल और दिमाग में ममता की बंगाली बनाम बाहरी और गुजराती जैसे शब्द घर कर गए हैं। चुनावी सभाओं में ममता ने बार बार इन दोनों शब्दों का जिक्र किया, जिससे भवानीपुर के वोटर्स ममता से नाराज हैं। वो खुद को दीदी के राज में सेफ महसूस नहीं कर रहे। अब देखना होगा कि जब भवानीपुर में 7वें फेज में वोटिंग होगी तो गैर बंगाली हिंदू वोटर्स की बेचैनी और दीदी के खिलाफ नाराजगी वोटों में कितना रिफ्लेक्ट होती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।